Sage Group, and today we are going to discuss movement distribution method. ऑलरेडी इसका एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में बताया था कि बेसिकली ये होता क्या। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करके कि किस तरीके से किसी न्यूमेरिकल को या किसी बीम को एनालाइज किया जाता है इस मेथड का यूज करें। तो फर्स्ट मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम एज शोन इन द फिगर बाय द मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और यहाँ पे जो आपको बीम दिया हो इसको आपको एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब ये होता है कि जब कोई हमें बीम दिया है उस बीम के ऊपर जो भी लोडिंग आती है उस लोडिंग की वजह से जो सपोर्ट की रिएक्शंस कैलकुलेट होती हैं, सपोर्ट के ऊपर जो मूवमेंट कैलकुलेट होते हैं और उसकी वजह से जो हम बाइंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, तो ये बेसिकली आपका एनालिसिस कहलाता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम दिया है। कंटिन्यूअस बीम का मतलब जहाँ पे बीम में नंबर ऑफ सपोर्ट दो या दो से ज्यादा होते हैं, दो से ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे होंगे तो वो बीम कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सपोर्ट आपको 3 ही हुए हैं, मतलब ये कंटिन्यूअस बीम। इसमें फर्स्ट आपको पॉइंट आउट दिया है जो कि सेंट्रिक कंडीशन पे दिया है, यहाँ से 2 मीटर पे, यहाँ पे से 1 मीटर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे कोई लोडिंग दी थी A, B, C 3 पॉइंट में अपन ने इसको सपोर्ट को डिवाइड कर दिया। अब जब मैं बात करूंगा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जो पहला स्टेप होता है उसमें हम लोग उसके पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स होते क्या है, तो इसके लिए आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया। अब इसको कैलकुलेट कैसा करना है, तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में पहला कॉलम आप ज्वाइंट का बनाएंगे, दूसरा कॉलम आप मेंबर का बनाएंगे, तीसरे कॉलम में आप देखेंगे आरएस मतलब होता है रिलेटिव स्टिफनेस, नेक्स्ट कॉलम होगा टीआरएस मतलब टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, एंड नेक्स्ट कॉलम होगा डीएफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो ज्वाइंट में अगर मैं बात करता हूं तो ज्वाइंट का मतलब होता है कि ये जो कंटिन्यूअस बीम आपको दिया हो इस बीम के जो सेंटर वाला सपोर्ट होता है, जैसे ये वाला जो है वो एंड का सपोर्ट है, ये जो है वो एंड का सपोर्ट है, तो सेंटर में सपोर्ट क्या है बी। तो बी जो सपोर्ट है वो बेसिकली आपका ज्वाइंट कहलाएगा क्योंकि वहां पे 2 नंबर ऑफ मेंबर आके एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्वाइंट में आप देख सकते हैं मैंने बी लिखा। अब बी ज्वाइंट पे कौन कौन से मेंबर आके ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक आ रहा है यहाँ से देखिएगा बीए, एक बीए मेंबर आके ज्वाइन कर रहे हैं और दूसरा कौन सा कर रहा है बीसी, मतलब मेंबर में कौन सा आ जाएगा बीए एंड बीसी। इसी तरीके से अब बीए मेंबर के ऊपर अपन को आरएस निकालना है। आरएस मतलब रिलेटिव स्टिफनेस बीए मेंबर के ऊपर। तो ऐसे में आप क्या करिए, बीए पे निकालना तो बी पे आप खड़े हो जाइए और अब जो फार एंड है ए उसको देखिए। और अब जब ए को देखेंगे तो आपको क्या देखना है कि जो ए है ए पे सपोर्ट कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सपोर्ट है वो हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट जब भी होगा या सिंपली सपोर्ट जब भी होगा या रोलर सपोर्ट जब भी होगा तो हम जो आरएस का फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं 3i/4। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया। 3i/4l लगाने का जब सिंपली होगा, रोलर होगा या हिंज होगा। तो मैंने 3i/4l लगाया। यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, i यहाँ पे कुछ गिवन नहीं दिया हुआ है तो आप i को i रखिए, 4 रहेगा, l मतलब इसका स्पान जो कि 2 + 1 मतलब 3 मीटर हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, या आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3i/12 हो जाएगा। इसी तरीके से जब बीसी मेंबर की बात करेंगे तो बी पे खड़े हो गए, आपको सी को देखना है तो सी देखेंगे तो ये भी हिंज सपोर्ट है। और मैंने अभी आपको बोला कि रोलर सिंपली और हिंज के लिए आप आरएस लेते हैं 3i/4l। अगेन मैंने वही लिया, 3 का 3, i का i, 4 का 4, एल कितना है 2 तो 2 हो गया, तो यहाँ से सॉल्व हो गया, ये 3i/8 आएगा। फिर आप टीआरएस निकालते हैं, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस, मतलब आपको ये आई आरएस और ये आरएस इन दोनों को ऐड कर देना है। तो मैंने ऐड किया, 4 8 का एलसीएम ले लिया, 8 आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5i/8। ये टोटल रिलेटिव स्टिफनेस निकल गई। उसके बाद हम निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने आपको बताया था कि ये होता है RS/TRS। इसका मतलब आपको इस RS को डिवाइड करना है इस टोटल से, तो इस RS को इस टोटल से डिवाइड करेंगे तो 2/5, और फिर आपको इस RS को जो सेकंड वाला है फिर इसी टोटल से डिवाइड करना है तो आपका ये आएगा, i कैंसिल हो जाएगा तो 3/5। और जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल जाता है तो फिर आपको एक और बात यह ध्यान रखना है कि जब आप इन फैक्टर को, मतलब ज्वाइंट बी है, बी पे 2 मेंबर है, दोनों मेंबर का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा जब आप इसको सम करते हैं तो कभी भी इसका सम 1 आता है, ना 1 से कभी कम आएगी ये वैल्यू, ना 1 से कभी ये ज्यादा आएगी। तो दैट मीन कि यहाँ पे 2/5 और 3/5 है, जब इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है 1 हो रहा है। इसका मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकला है वो सही निकला है। कभी भी ये 1 से कम नहीं आना चाहिए ऐड करने के बाद, और 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से हम फर्स्ट स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लेते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग उसका फिक्स्ड मूवमेंट निकालते हैं। तो फिक्स्ड मूवमेंट में हम लोग जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले एबी स्पान के ऊपर फिक्स्ड मूवमेंट की बात करेंगे तो एबी स्पान पे आप देख सकते हैं कि जो लोड लगा है वो कौन सा लगा है, पॉइंट लोड लगा है, और जो कि सेंट्रिक है। सेंट्रिक मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस अलग है, यहाँ से डिस्टेंस अलग है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको इसके फॉर्मूले बताए थे कि जब भी पॉइंट लोड लगा हो और सेंट्रिक हो तो इस कंडीशन में जब हम ए से बी के लिए फिक्स्ड मूवमेंट निकालते हैं मींस m/ab, ये इक्वल होता है -w ab² / l² के
माइनस डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 है। ए मतलब फर्स्ट डिस्टेंस जो कि 2 मीटर है, बी मतलब सेकंड डिस्टेंस जो कि 1 है, इसका स्क्वायर किया एल का स्क्वायर तो ये आएगा -10 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरीके से जब बी से ए के लिए निकालेंगे, एम पर बी है तो ये प्लस में होता है डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर। यहाँ पे आपकी सेम वैल्यू पुट होंगी, इससे आपका ये आएगा +20 किलो न्यूटन मीटर। और ये याद रखिएगा, पहला आपने माइनस में लिया है, दूसरा प्लस लेते हैं। उसका रीजन होता है कि जब ये बीम पे लोड लगेगा तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो इस कंडीशन में ये एंटी क्लॉक डेवलप होता है और ये आपका क्लॉक डेवलप होता है। तो इस तरीके से आप फिक्स्ड मूवमेंट निकालेंगे। नेक्स्ट जाएंगे फॉर स्पान बीसी, बीसी स्पान पे जाएंगे तो एम बार बीसी इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, लोडिंग 0 है, इसका मतलब फिक्स्ड मूवमेंट 0 होगा। इसी तरीके से सीबी पे वो भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि लोडिंग है। तो इस तरीके से सेकंड स्टेप होगा। फिर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 जिसमें हम निकालते हैं फाइनल मूवमेंट्स। पहले स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला, सेकंड में आपने फिक्स्ड मूवमेंट निकाले, थर्ड में फाइनल मूवमेंट निकालेंगे। तो इसके लिए आप जैसा आपका बीम है आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। ये ए सपोर्ट है, ये बी सपोर्ट है, ये सी सपोर्ट। यहाँ पे आपने फैक्टर निकाले बी पे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाले पहले स्टेप में 2/5 3/5 मेंशन कर दिया। फिक्स्ड मूवमेंट ए बी पे निकाला, -10 ये निकाला था, देन +20 ये लिख दिया, इन दोनों पे 0 0। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से फाइनल मूवमेंट निकालेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड देखना है और इस एंड को देखना है कि ये कौन सा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट सिंपली है, या ये सपोर्ट रोलर है, या ये सपोर्ट हिंज है, मींस फिक्स्ड को छोड़ के कोई भी सपोर्ट है, तो हमें पता है कि इस पे ऑलवेज मूवमेंट की वैल्यू 0 होती है। दैट मीन कि अगर यहाँ पे -10 है, इसके ऊपर -10 का मूवमेंट आ रहा है, लेकिन ये हिंज सपोर्ट है, इसका मतलब ये मूवमेंट को रजिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे आपको मूवमेंट को 0 करना पड़ेगा। तो इसको 0 करने के लिए इस मेथड के अकॉर्डिंग जितनी वैल्यू ऊपर है सेम वैल्यू आप साइन चेंज करके नीचे अप्लाई कर दो। तो ये नीचे अपन ने -10 था तो +10 लगा दिया। अब जब +10 यहाँ पे लगाएंगे तो इसकी वजह से इसके ऊपर कुछ ना कुछ कैरी ओवर आएगा। कैरी ओवर मतलब कि जहाँ पे कोई भी मूवमेंट अप्लाई करूंगा तो उसका इफेक्ट यहाँ भी आता है। तो एमडीएम के अकॉर्डिंग ये आता है हाफ के बराबर। तो ये +10 लगाया तो इसका हाफ इधर आ जाएगा, इसको कैरी ओवर मूवमेंट बोलते हैं प्लस। इसी तरीके से आप डिसाइड पे आप ये वाला सपोर्ट देखो कौन सा है, हिंज सपोर्ट है, इसका मतलब इस पे मूवमेंट क्या होना चाहिए, 0, इस पे ऑलरेडी 0। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ 0 नहीं था तो 0 बनाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो इसको एज इट इज छोड़ दिया। उसके बाद आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन करके यहाँ पे टोटल किया, ये 0 हो गया, इन दोनों का टोटल किया +25, ये 0 का 0, ये 0 का 0। अब ये दोनों एंड 0 हो गए, इनकी कहानी खत्म। उसके बाद ज्वाइंट पे आएंगे। तो ज्वाइंट मतलब ये होता है, तो ज्वाइंट के दोनों तरफ की जो मूवमेंट है जब उनका सम करूँ तो 0 होना चाहिए, तभी स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो जब इसका इस तरफ का मूवमेंट देखा मैंने तो +25 था, इस तरफ देखा तो 0, तो ऐड कर रहा हूं तो क्या हो रहा है +25, लेकिन दोनों तरफ बराबर नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, इस +25 को आपको 0 बनाना पड़ेगा। तो +25 है, इसका मतलब मैं का 25 अप्लाई करूंगा -25, जैसे मैंने यहाँ पे अपोजिट साइन किया था। तो +25 की जगह -25 जब मैं अप्लाई करूंगा तो -25 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करेंगे तो ये -10 आएगा, और फिर -25 × 3/5 करेंगे तो ये -15 आएगा। उसके बाद इन दोनों को एज इट इज छोड़ दिया, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, इन दोनों का सम किया +15, इनका किया -15, ये 0, अब ये 0। अब ये जो मूवमेंट निकले ये इसके फाइनल मूवमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हिंज सपोर्ट है, मूवमेंट फाइनल 0 होना चाहिए, 0 मूवमेंट रेजिस्ट करता है, 0 हो गया। ये +15 -15 दोनों बैलेंस करना चाहिए जॉइंट पे, तो ये बैलेंस हो रहा है, सम करोगे तो 0 होगा, ये 0 होना चाहिए, ये 0। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 3 खत्म हो जाता है। स्टेप नंबर 4 की आप बात करते हैं, यहाँ पे रिएक्शंस निकालनी है। तो रिएक्शन के लिए आपको क्या करिएगा, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको बी सपोर्ट पे खड़े होना है और बी पे खड़े होकर आपको मूवमेंट लेना है। तो मूवमेंट जब बी पे खड़े होकर आप लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, तो आप इधर देख सकते हैं, बी पे आप खड़े हुए हैं, आपको एक ही तरफ देखना है, यहाँ से ये रिएक्शन लग रही है। कैसे जाएगी ये रिएक्शन, क्लॉकवाइज, बी इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया 3। उसके बाद ये लोड लग रहा है, कैसे जाएगा एंटी क्लॉक, तो -45 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया 1। और उसके बाद आपको यहाँ मूवमेंट 0 था, यहाँ का मूवमेंट, तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है +a इंटू 3 -45 इंटू 1 +50 मतलब ये मूवमेंट, क्योंकि मैं बी पे खड़ा हूँ तो यहाँ तक ये मूवमेंट 0 है, ये वाला मूवमेंट ले लूंगा +50 = 0, क्योंकि समेशन ऑफ मूवमेंट = 0 होता है। यहाँ से भी आ जाएगा 10 किलो न्यूटन। इसी तरीके से आप अबाउट मूवमेंट सी मैंने लिया, सी के अबाउट लेंगे और ए से देखेंगे तो वी घूमेगा क्लॉकवाइज, वी इंटू 5 डिस्टेंस हो गई सी तक, फिर 45 लगेगा एंटी क्लॉक, -45 इंटू डिस्टेंस हो गई सी तक 3, और फिर बीबी रिएक्शन आ जाएगी, +बीबी ऊपर जाएगा तो +बीबी इंटू 2 = 0, और बाकी ये मूवमेंट 0। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो इन दोनों का सम भी 0, ये भी 0, तो मूवमेंट कुछ भी नहीं आएगा। इसको आप टोटल करेंगे तो बीबी आ जाएगा 42.5 किलोमीटर। इसी तरीके से अब मैं बी के अबाउट मूवमेंट लूंगा RHS, मतलब राइट हैंड साइड से, मतलब मुझे बी से निकालना है, तो मैं बी पे खड़ा हूँ और सी से देख रहा हूँ तो बी से जाएगा एंटी क्लॉक -BC इंटू बी तक डिस्टेंस, तो हो जाएगा 2।
और जब यहाँ से ये रिएक्शन इनटू डिस्टेंस ले लिया, ये 0 मूवमेंट और ये -15 आएगा, इक्वल 0 किया, BC आ गया -7.5। अब ये तीनों रिएक्शन को सम करिए जो कि टोटल 45 के बराबर होनी चाहिए। तो BA 10 है, BB आपका 42.5 है, BC -7.5 है, टोटल करना है 45 आ रहा है। दैट मीन आपकी रिएक्शन आपकी सही। क्लियर। इसी के बाद आपका लास्ट स्टेप होता है बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत सिंपल होता है, ए और बी सी के बीच में आपका जो बीम है वो ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो मूवमेंट लग रहा है वो प्लस लग रहा है। यहाँ तो 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ की तो बात खत्म होगी। यहाँ पे प्लस है मतलब क्लॉकवाइज और ये माइनस है मतलब एंटी क्लॉक। तो ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉक दोनों इस बीम को कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। आप ये सेंटर में ऊपर लाइन जा रहे हैं और ये कितनी है 50। यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, इसको इससे मिला दीजिए। तो ये व्हाइट वाला जो डायग्राम आपको ये जो दिख रहा है ये बना मूवमेंट की वजह से। अब इसके ऊपर लोडिंग की वजह से डायग्राम बनाएंगे। तो लोडिंग कितनी की लगी है 45 का, सिर्फ पॉइंट लोड है और हमें पता है पॉइंट लोड की वजह से हम ट्रायंगल बना। तो पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा था 45 का, जो बीच से थोड़े से पहले, तो उसके लिए आपने ये ट्रायंगल बना और इस पर कोई लोडिंग नहीं है तो इस पर कोई डायग्राम नहीं बनेगा। और अब ये व्हाइट वाली और ये ब्लू लाइन इन दोनों के बीच बीच में आप हैच कर देंगे, जिससे आपको फाइनल मूवमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम बनेगा ये कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अगर आपको इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है तो सेंट्रिक लोड के लिए हाइट WLP/L होती है, उससे आप ये हाइट निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका शियर फोर्स डायग्राम है। शियर फोर्स डायग्राम और भी सिंपल होता है। आप ए पॉइंट से चलना शुरू करिएगा। ये रिएक्शन आपके पास ऑलरेडी है 10 किलो न्यूटन, जो कि प्लस में मतलब ऊपर जा रही है, +10 ऊपर गए। अब 10 के बाद आपको आगे मूव करते जाना है जब तक नेक्स्ट लोड नहीं आ जाए। तो ए रिएक्शन के बाद क्या है, सीधा 45 का लोड है जो कि डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड जाने वाला हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड जाने वाला हम नेगेटिव लेते हैं। तो VA से आप अपवर्ड गए 10, उसके बाद 45 नीचे गया, इसका मतलब 10 में से 45 माइनस किया, तो यहाँ से यहाँ तक 10 ही चलेगा। 45 माइनस हुआ 10 में से कितना आएगा -35, तो माइनस का आएगा मतलब नीचे चला गया -35। फिर उसके बाद 45 के लोड के बाद सीधी रिएक्शन बी पे मिलेगी, तो बी तक आप स्ट्रेट चलोगे। फिर बी पे जो रिएक्शन आएगी वो आपकी आएगी 42.5, ये ऊपर जा रही है। तो -35 में 35 में से 42.5 आपने ऊपर जा रही है प्लस कर दिया, तो अब आपकी वैल्यू आ गई +7.5। और 7.5 के बाद सी तक कोई लोड नहीं है, तो सी तक आप स्ट्रेट गए और आपने क्लोज कर दिया 7.5 के साथ। और 7.5 इसका मतलब जो कैलकुलेशन के बाद जो आपकी वैल्यू सबसे लास्ट में आएगी वो आपकी लास्ट रिएक्शन के बराबर होना चाहिए। देखिए ये भी 7.5 है, ये भी 7.5। इसका मतलब आपने जो शियर फोर्स डायग्राम का कैलकुलेशन किया है। ये बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम अभी बहुत आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बाद एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जिसमें मैं रिएक्शन बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम आपको बताऊंगा, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ब्रेक करके पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बाद। सो थैंक यू, और फिर आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा और रिएक्शन कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम और मोर न्यूमेरिकल फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच।